नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू वन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 10 के बारे में, जो है चैप्टर नंबर 3 से फ्रॉम द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अगर आप पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पेटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, पेटेंट एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सो दिस इज दी वीडियो फॉर यू। सेक्शन नंबर 10 का जो टाइटल है वो है कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो एज पर दी रूल 13(7), रूल नंबर जो 13 है उसका सब सेक्शन 7 वो कह रहा है कि टाइटल जो है किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन का वो नॉर्मली 15 वर्ड्स का रहता है। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 10(1) के बारे में। मैंने पूरे के पूरे यानी जो भी लिखा हुआ है एक्ट में उसको नहीं लिया है, मैं सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जहां पर भी ड्यूरेशन आ रहा है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। दूसरी जो चीज है वो है रूल नंबर 15 के बारे में। रूल नंबर 15 में लिखा हुआ है उसके सब सेक्शन 4 में कि मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड लेफ्ट हैंड 3 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड राइट। टॉप एंड लेफ्ट पे कितना मार्जिन होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का। ड्राइंग के केस में ड्राइंग यहां पर सेपरेटली सबमिट करनी पड़ती है। और बॉटम और राइट में कितना मार्जिन होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का ऑफ एवरी सीट। 6th नंबर पॉइंट में लिखा है नेम इन दी लेफ्ट टॉप कॉर्नर। लेफ्ट टॉप कॉर्नर में नाम आना चाहिए। राइट टॉप कॉर्नर पे नंबर ऑफ सीट आनी चाहिए एंड राइट बॉटम पे सिग्नेचर आनी चाहिए। तो ये और 3 स्पेसिफिकेशन दे दी गई है कि ड्राइंग जब सबमिट कर रहे हो तो 4 सेंटीमीटर की लेफ्ट हैंड साइड की एक स्पेस छोड़नी है, टॉप की एक स्पेस छोड़नी है, राइट एंड बॉटम में 3-3 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़नी है, साथ में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे नाम लिखना है, राइट टॉप कॉर्नर पे नंबर ऑफ सीट्स लिखनी है एंड बॉटम पे सिग्नेचर रखना है। ओके। रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सबसेक्शन 3 को, वहां पर लिखा गया है मॉडल या सैंपल मांगे जा सकते हैं कंट्रोलर के द्वारा अगर उनको स्पेसिफिकेशन समझ में ना आए तो। ओके, सो बिफोर अ ग्रांट ऑफ द पेटेंट कभी भी कंट्रोलर मॉडल या फिर उस मॉडल से प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है वो मांग सकते हैं। हालांकि वो स्पेसिफिकेशन के पार्ट्स नहीं रहेंगे, यानी स्पेसिफिकेशन सबमिट करने में उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट प्रूफ के तौर पे मांगा जा सकता है। तो उससे डिनाई नहीं कर सकते कोई एप्लीकेंट। आगे बढ़ते हैं। 10(4)(1) में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द इन्वेंशन एंड इट्स ऑपरेशन और यूज एंड मेथड। तो इतनी चीजें यहां पर डिस्क्राइब करनी है। स्पेसिफिकेशन में क्या क्या डिस्क्राइब करना है? इन्वेंशन को डिस्क्राइब करना है, उसके ऑपरेशन या यूज को डिस्क्राइब करना है एंड बेस्ट मेथड को डिस्क्राइब करना है जहां से ऑप्टिमम रिजल्ट आ सकते हैं। क्लेम्स भी डालने हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी देना है एंड कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट को अमेंड भी कर सकते हैं। यानी कि आपने जो एब्स्ट्रैक्ट दिया है वो थर्ड पार्टी को समझाने के लिए कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट को अमेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एप्लीकेशन पेटेंट की हिंदी या इंग्लिश में फाइल हो सकती है। तो जब भी समझिए कि हमने अगर फाइल की पेटेंट हिंदी में, तो हिंदी को अगर हमें दुनिया में और किसी भी जगह पर फाइल करनी है, मींस इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करना है, तो कंट्रोलर को ट्रांसलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन करने के टाइम पे वहां पर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं कंट्रोलर अगर चाहे तो। 10(4)(2) में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए। अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है जो अभी तक इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल अगर आपको मिला है और उस पे आपने प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए पेटेंट फाइल करनी है, तो उस केस में इफ मटेरियल नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, देन सबसे पहले इंटरनेशनल डिपोजिटरी
ऑथोरिटी को वहां पर डिपॉजिट करना पड़ेगा ये मटेरियल एप्लीकेंट को। जब वो मटेरियल आपने दे दिया, जब वो मटेरियल इंटरनेशनल डिपॉजिटरी पे आपने डिपॉजिट कर दिया, तो अब आप पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं और उसका रेफरेंस, उस मटेरियल का रेफरेंस आपको, यानी अगर आप एप्लीकेंट है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी को देना होगा, जो यहां पर लिखा हुआ भी है 1042A के अंदर रूल नंबर 38 में कि डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर फाइलिंग अ पेटेंट एप्लीकेशन। डिपॉजिट उससे पहले होनी चाहिए, पेटेंट फाइल करने के वक्त या फिर उससे पहले होनी चाहिए। रेफरेंस 3 महीने में फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेंट फाइल करने के बाद उस मटेरियल का रेफरेंस सबमिट करना है। एंड एज पर रूल 24A ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म 9 फॉर अर्ली पब्लिकेशन। अगर कोई भी पर्सन पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करते हैं और फॉर्म नंबर 9 साथ में सबमिट करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनकी जो पेटेंट की एप्लीकेशन है वो पब्लिश होने वाली है। तो जैसे ही पब्लिश होगी तो वहां पर तो रूल ट्विस्ट हो गया ना कि 1 महीने के अंदर अंदर पेटेंट पब्लिश हो गई, मगर ऊपर जैसे लिखा हुआ था एज पर दी रूल 38 के रेफरेंस जो डिपॉजिट किया है उसका रेफरेंस 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट करना है। तो अब ये गाइडलाइन तो सेटअप नहीं हुई, क्योंकि फॉर्म नंबर 9 कह रहा है कि 1 मंथ में ही पब्लिकेशन हो जाएगा। तो उसी के लिए गाइडलाइन है कि अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है, सो एज पर 24A रूल नंबर 24A उस मटेरियल को पहले, उस मटेरियल का रेफरेंस फॉर्म नंबर 9 फाइल करो तब या उससे पहले जमा करवा देना है। अब बात करते हैं 1042C के बारे में। यहां पर लिखा है एक्सेस टू द मटेरियल इन डिपॉजिटरी ओनली आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट और प्रायोरिटी डेट। तो डिपॉजिटरी में एक्सेस अगर है ना उस मटेरियल को यूज करने की, वो तभी होगी जब डेट ऑफ फाइलिंग, यानी जब पेटेंट फाइल हो जाएगी उसके बाद से ही वहां पर उस मटेरियल को यूज किया जा सकता है। ओके, द क्लेम और क्लेम्स ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सेल रिबेट्स टू अ सिंगल इन्वेंशन। एक क्लेम हो या एक से ज्यादा क्लेम हो, मगर वो सिंगल इन्वेंशन के लिए होना चाहिए। और टू अ ग्रुप ऑफ इन्वेंशन लिंक्ड टू फॉर्म अ सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट, या फिर एक से ज्यादा इन्वेंशन मगर एक ही इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट के लिए बनाए जा रहे हो, उसके साथ लिंक होना चाहिए। यानी कि अगर बाइक बन रही है तो बाइक का इंजन, बाइक का साइलेंसर, बाइक का हैंडल, बाइक की टंकी, सारी चीजों का स्पेसिफिकेशन आप एक एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, मगर सारी चीज किसके लिए आगे बढ़ रही है? बाइक बनाने के लिए, एक सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, तो उस केस में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। रूल 13.6 जो कह रहा है 10.6 के लिए, वो है a declaration to the inventorship filed in form 5 any time before expiry of 1 month from the filing complete specification। complete specification फाइल करने के 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 5 में डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप करनी चाहिए, ताकि अगर कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और उस एम्प्लॉय ने कोई चीज इन्वेंट की है, कोई प्रोसेस बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाई है और कंपनी अपने नाम पे पेटेंट फाइल कर रही है, तो उसे, उस पर्सन को इन्वेंटर के तौर पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उस इन्वेंटर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ताकि वो इन्वेंटर उस पेटेंट की ऑथोरिटी के लिए ऑब्जेक्शन ना दे इन फ्यूचर। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरी कोई कमी है तो उसे बताइए ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊं और अच्छी तरीके से आपको डिलीवर कर पाऊं।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।